हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं पवन कुमार यादव, मेरे यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको ब्लड के मेरे 2 लेक्चर्स यूट्यूब में मेरे अपने यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशन अड्डा में दो 2 लेक्चर्स मेरे ब्लड के मैंने अपलोड कर दिए हैं, जिसमें मैंने ब्लड के बारे में डिटेल से डिस्कशन किया है। जिसमें एक साइड मैंने प्लाज्मा और उसमें देखा कि प्लाज्मा है ब्लड में, और एक साइड आपके फॉर्मेटेड प्लाज्मा की बात की जाए तो प्लाज्मा हमारा जो था 55% था, 55% एंड फॉर्म एलिमेंट की बात की जाए तो उसका 45% 45% था। फॉर्म एलिमेंट की अगर बात की जाए तो उसमें आरबीसी आपका आ गया, डब्ल्यूबीसी आ गया, प्लेटलेट से आरबीसी एरिथ्रोसाइट आरबीसी को बोलते हैं, एंड डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स को प्रोथ्रोम्बिन बोलते हैं, सॉरी थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। ठीक है, इससे बात तो फिर यहाँ हमने डब्ल्यूबीसी हीमोग्लोबिन के बारे में बात की थी। हीमोग्लोबिन रेड कलर का एक प्रोटीन होती है जो आरबीसी में पाई जाती है, और आरबीसी में आरबीसी के लिए उसके कलर के लिए रेड कलर की जो रिस्पॉन्सिबिल होती है। और हमने हीमोग्लोबिन की बात की थी, और उसके अलावा हमने डब्ल्यूबीसी को फिर डिवाइड किया था। आरबीसी की बात की थी, और डब्ल्यूबीसी की बात की जाए तो डब्ल्यूबीसी को हमने डिवाइड किए थे। तो डब्ल्यूबीसी के बारे में हमने बात की थी कि डब्ल्यूबीसी को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, पहला ग्रेन्युलोसाइट और दूसरा एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट की बात है जिसमें ग्रेन्युल प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म, उसे ग्रेन्युलोसाइट बोलते हैं। और दूसरा एग्रेनुसाइट जिसमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं साइटोप्लाज्म, उसे एग्रेनुसाइट बोलते हैं। ठीक है, आगे बात की थी कि ग्रेन्युलोसाइट में कौन-कौन आता है, तो हमने न्यूट्रोफिल्स की बात की थी, बेसोफिल्स की बात की थी और एसिनोफिल्स की भी। इसमें न्यूट्रोफिल्स की बात की थी कि न्यूट्रोफिल्स सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो कि आपका न्यूट्रोफिल्स जबकि 60 टू 65% 60 से 65% पाया जाता है। एंड बेसोफिल्स की जो सबसे कम पाया जाता है, एंड एसिनोफिल्स की बात की थी जो 2-3% पाया जाता है। इस साइड हमने बात की थी एग्रेनुसाइट में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में बात की थी हमने बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। हमने टोटली बात कर ली थी ब्लड के बारे में। अब ब्लड ग्रुप पढ़ाना है तो वो बाकी है। आज पहले उससे पहले हम ब्लड क्लॉटिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे कि ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है। ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग की अगर बात की जाए तो अपन ब्लड क्लॉटिंग बहुत मोस्ट वेटेज एग्जाम के दृष्टिकोण से टॉपिक है, जो आता है हर एग्जाम में आपके आता है। इसलिए आप लोग बिना स्किप किए वीडियो को हमारे इस टॉपिक को देखिए, ब्लड क्लॉटिंग को। ठीक है, देखिए ब्लड क्लॉटिंग जैसे आपके कहीं पे मान लीजिए कि कहीं पे लग गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, तुरंत ब्लड निकल आता है और आप उसे तुरंत दबा लेते हैं कुछ देर के लिए कि ब्लड निकल ना जाए। 2-3 दिन तो नहीं दबाए रखते। ए, कुछ देर में आप देखते हैं कि ब्लड आपका जम जाता है। अब ये कैसे जमता है, ये प्रोसेस आपको हम बताते हैं कि ब्लड कैसे क्लॉट होता है, जमता कैसा है। देखिए, ब्लड क्लॉटिंग जो प्रोसेस होती है, ये ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस को रक्त के थक्का जमने की जो प्रोसेस होती है, उसे कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं। ये कैस्केडिंग प्रोसेस कहलाती है। इसकी जो कितनी देर में रक्त का थक्का जमता है? रक्त का थक्का जो जमता है, ये 4 मिनट में रक्त का थक्का जमने लगता है। ठीक है, अब ब्लड क्लॉटिंग की अगर बात आई तो ब्लड क्लॉटिंग जो होता है, अब इसमें कौन सी प्रोटीन आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है, कौन सी विटामिन रिस्पॉन्सिबल होती है, कौन सा एलिमेंट्स रिस्पॉन्सिबल होता है, इस बारे में चलिए एक डिटेल से हम बताते हैं। ब्लड क्लॉटिंग के बाद एक ब्लड क्लॉटिंग जो होता है, रक्त का थक्का जमना, ब्लड क्लॉटिंग 4 मिनट में प्रोसेस लगभग 4 मिनट्स में ब्लड क्लॉट करने लगता है। ठीक है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज कॉल्ड कैस्केडिंग प्रोसेस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्लड जो क्लॉट करता है, इस प्रोसेस को कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, और बात करें कि ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस 4 स्टेप में होती है, आपको 4 स्टेप में। और इसमें कॉर्पल्स की बात की जाए, रुधिराण में, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड क्लॉटिंग में? उसमें आपका थ्रोम्बोसाइट्स होता है, प्लेटलेट्स जिसे कहते हैं। ये देखिए आगे देखते हैं, इसमें थ्रोम्बोसाइट्स जो प्लेटलेट्स होता है, ये एयर के कांटेक्ट, जैसे आपका ब्लड निकलने लगा, मान लीजिए आपके यहाँ पे लग गया और ब्लड आपका निकलने लगा। ठीक है, तो जैसे ही थ्रोम्बोसाइट्स जो होती हैं, आपकी थ्रोम्बोसाइट सेल्स होती हैं, ये आपके कॉर्पल्स में रुधिराण होती है, थ्रोम्बोसाइट जो सेल्स होती हैं, वो जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आती है, एयर के संपर्क में आती हैं, तो जैसे ही एयर के संपर्क, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेती है। एयर के संपर्क में आते ही थर्मोप्लास्टिन होती है। और थर्मोप्लास्टिन क्या करता है? थर्मोप्लास्टिन की बात अगर आई तो थर्मोप्लास्टिन कैल्शियम जो एलिमेंट्स होता है, उससे उसके साथ मिलकर एक तरह से कहें कि कैल्शियम से दोस्ती कर लेता है थर्मोप्लास्टिन। ये कैल्शियम भाई चलो दोस्त है, तो ये देखो वहां पे लग गया है, तो कैल्शियम उसके साथ दोस्ती कर लेता है। एंड प्रोथ्रोम्बिन जो होता है, एक तरह से प्रोटीन होती है, प्रोथ्रोम्बिन को जो निष्क्रिय अवस्था में होता है, तो ये कैल्शियम के साथ जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, वो थ्रोम्बिन के पास, प्रोथ्रोम्बिन के पास जाते हैं, तो प्रोथ्रोम्बिन
जैसे ही एक्टिव अवस्था में आता है तो थ्रोम्बिन बन जाता है, ठीक है? निष्क्रिय अवस्था कि चाचा चलो, कट गया है कहीं, लग गया है, चलो जल्दी से क्लॉट करो। तो ये जैसे ही प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव होने में तो थ्रोम्बिन हो जाता है एंड थ्रोम्बिन कहता है, थ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन को तभी पता चलता है जब वो मतलब कि उसे फील होता है कि ये जैसे बोलते हैं तो समझ जाता है कि कहीं न कहीं कट गया है, ये कहीं-कहीं लग गया है, अब ब्लड क्लॉट करना है, इसलिए मेरे को ये बोल रहे हैं। तो थ्रोम्बिन यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग के लिए। अब थ्रोम्बिन यहाँ पे आता है तो फाइब्रिनोजन को बोलता है, तो फाइब्रिन बनाता है। थ्रोम्बिन जब फाइब्रिनोजन से मिलता है, तो क्या बनाता है? फाइब्रिन। फाइब्रिन क्या होता है? कि देखिए फाइब्रिन की बात करते हैं। फाइब्रिन जो जो होता है, एक तरह से जालीनुमा, ये जो जाली होती जाली टाइप की संरचना होती है, ठीक है? एक तरह से ये जम जाती है, जैसे ही ब्लड निकलने लगता है कुछ देर में फाइब्रिन जैसे जल जाता है ये जाली, देखिए ऐसे करके ऐसे, 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 ऐसे ये जम जाता है, ठीक है? प्लस कॉर्पल्स, कॉर्पल्स में फाइब्रिन जैसे जम जाता है तो कॉर्पल्स की बात की जाए, जिसमें कॉर्पल्स की बात की है, फॉर्म एलिमेंट कॉर्पल्स हो सकते हैं। डब्ल्यूबीसी हो गया आपका, आरबीसी हो गया आपका, प्लेटलेट्स हो गया, ठीक है? तो इसमें जो होते हैं डब्ल्यूबीसी, आरबीसी वगैरह, ये जैसे ही ब्लड जमने लगता है, तो ब्लड कैसे प्लाज्मा लिक्विड होता है, तरल होता है आपका, तो ये डब्ल्यूबीसी, आरबीसी जाके धीरे-धीरे वहाँ पे, क्योंकि ये एक तरह से जाली है, तो इसमें डब्ल्यूबीसी आपका, आरबीसी आपका एंड प्लेटलेट्स वगैरह इसमें धीरे-धीरे स्टोर होने, जमने लगते हैं, जिसके कारण जो होता है, रक्त जो होता है, उसका थक्का बन जाता है धीरे-धीरे। ये प्रोसेस कहलाती है ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है? अब देखिए ब्लड क्लॉटिंग के लिए अब क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सी विटामिन्स रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है? ये तो बात हो गई कि ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जमना 4 मिनट में प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ब्लड क्लॉटिंग की क्या कहलाता है? कैस्केडिंग प्रोसेस कहलाता है, ठीक है? और थ्रोम्बोसाइट से एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो थ्रोम्बोप्लास्टिन हो जाती है। थ्रोम्बोप्लास्टिन जैसे ही कैल्शियम के साथ मिल करके इनएक्टिव कंडीशन में ये होता है प्रोथ्रोम्बिन, इसे कहता है कि चलो चाचा कट गया है, तो कहता हूँ मैं क्या करूँगा, तो वो ये जाके इसे एक्टिव कर देता है, मतलब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव हो जाता है थ्रोम्बिन कंडीशन में। तो थ्रोम्बिन जैसे एक्टिव हो जाता है, फाइब्रिनोजन को बोलता है, तो फाइब्रिनोजन फाइब्रिन बनाता है, जालीनुमा संरचना होती है, जिसमें जो क्लॉटिंग की रिस्पॉन्सिबल होती है, ये जाली की तरह बन जाती है और इससे कॉर्पल्स इसमें धीरे-धीरे, जैसे आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, वो इसमें छनने लगते हैं धीरे-धीरे। तो वो एक तरह से जम जाते हैं, जिसके कारण ब्लड क्लॉटिंग होने लगता है, रक्त का थक्का जमने लगता है, ठीक है? ये बात होगी ब्लड क्लॉटिंग की। अब ब्लड क्लॉटिंग में बात की जाए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से कि ब्लड क्लॉटिंग में क्वेश्चन क्या आते हैं, ठीक है? तो ब्लड क्लॉटिंग की बात की जाए कि अगर बात की जाए कि प्रोटीन कौन-सी होती है ब्लड क्लॉटिंग में, तो वेरी सिंपल, प्रोथ्रोम्बिन, और आपकी प्रोथ्रोम्बिन हो गई एंड थ्रोम्बिन हो गई। चलिए आप पहले देखते हैं, लिखते हैं क्या-क्या है। ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है? ब्लड क्लॉटिंग की तो बात आ गई, ब्लड क्लॉटिंग हमने बात कर ली। प्रोटीन की बात की जाए तो कौन सी प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग में रिस्पॉन्सिबल होती है? विटामिन्स की बात की जाए, विटामिन्स, विटामिन्स की बात की जाए, एलिमेंट्स की बात की जाए, कौन से एलिमेंट्स होता है, विटामिन्स कौन सा होता है, और बात की जाए कि और ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा कॉर्पल्स होता है या रुधिराण, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से आप लोगों को पूरा वीडियो देखना चाहिए। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बिल्कुल बनते हैं क्वेश्चंस, ठीक है? और अभी आपका ब्लड ग्रुपिंग वगैरह बाकी है, तो वो भी बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से बाकी है, उसे भी अवश्य देखें आप। नेक्स्ट लेक्चर हमारा ब्लड ग्रुपिंग का होगा। तो देखिए देखिए इसमें प्रोटीन, ब्लड क्लॉटिंग में कौन सी प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है? आइए देखते हैं।
थ्रोम्बिन बोल सकते हैं या फाइब्रिनोजन बोल सकते हैं। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन या फाइब्रिनोजन बोल सकते हैं। प्रोटीन की बात है, विटामिन की बात की जाए अगर कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सी विटामिन रिस्पॉन्सिबल हो जाए, देखिए ये छोटे बच्चों को याद रहता है कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन से, बट देखिए ब्लड क्लॉटिंग की पूरी प्रोसेस समझना वो अलग बात है, वो हमने आपको समझाई ब्लड क्लॉटिंग में। इसमें विटामिन की बात की जाए तो के विटामिन रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इसके बारे में और डिटेल में भी पढ़ेंगे। और अगर एलिमेंट्स की बात की जाए तो कैल्शियम अभी पढ़ा हमने, एलिमेंट्स कैल्शियम होता है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जो ब्लड फाइब्रिन होता है, वो जाली की संरचना वो बता दी आपको, जो आपको ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, और कुछ दिन में एक तरह से पपड़ी सी बन जाती है, जैसे ही ये फाइब्रिनोजन फाइब्रिन होता है, जालीनुमा बना लेता है, उसमें डब्ल्यूबीसी आरबीसी वगैरह आपका कार्पल्स उसमें स्टोर होते रहते हैं, जालीनुमा संरचना बना लेती है, और उसके बाद उसमें क्लॉटिंग है। पर एक दो घंटा पता चले, एक दो घंटा में आपने फिर से पपड़ी थोड़ी बनी और निकाल लिया, पूरा नहीं मांस भरा तो हो गया, फिर से वही से ब्लड निकलने लगा। तो इसलिए कुछ समय बाद ही फिर बाद में मांस बनता है, जिसके कारण फिर बाद में। चलिए अब बात करते हैं कि कॉर्पल्स और रिद्रोन, इसमें प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स जिसे थ्रोम्बोसाइट्स, देखिए थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। अब दो चीजें हैं, देखिए अब बात करते हैं, ये सब बात हो गई प्रोटीन कौन सी होती है, विटामिन कौन सी होती है, एलिमेंट्स कौन सी होते हैं, कौन से होता है, एंड आपका रुद्रान कौन सा, प्लेटलेट्स होता है, जिसे बात हो गई, कॉमन चीज हो गई है। अब बात करते हैं, हमने बात आई हमारी कि हेपेरिन, विटामिन के की बात करते हैं पहले। विटामिन के अगर ब्लड क्लॉटिंग में रिस्पॉन्सिबल है, मान लीजिए ब्लड क्लॉट करता है, तो एक चीज आपके मन में आता होगा कि विटामिन के जो होता है तो अंदर रक्त का थक्का क्यों नहीं जमा देता? अगर ब्लड में विटामिन के होता तो अंदर रक्त का थक्का क्यों नहीं देता? कभी कभी जम भी जाता है रक्त का थक्का। इससे क्या हो जाता है कि नसें, रक्त का थक्का जमने से क्या होता है, जो नसें होती हैं, ठीक है, वो हैमरेज हो जाता है, मतलब नसें पूरी फट जाती हैं, उसे हैमरेज बोलते हैं। ठीक है, ये ज्यादातर कंडीशन कहाँ भी आपकी होती है, ये आपके ब्रेन में, क्योंकि ब्रेन की जो नसें होती हैं बहुत पतली होती है, इतनी पतली होती हैं कि थोड़ा सा लग गया, अगर कुछ हो गया तो तुरंत वहां पे हैमरेज हो जाता है, अगर क्लॉट वहां पे हुआ थोड़ी सी भी तो हैमरेज हो जाता है। ठीक है, तो आपको बता दें कि विटामिन के देखिए क्यों रक्त का थक्का कब जमाती है। देखिए विटामिन के जो होती है वो रक्त का थक्का, मान लीजिए आपके यहाँ पे लग गया, तो विटामिन के ऊपर और थ्रोम्बिन के ऊपर, प्रोथ्रोम्बिन के ऊपर, पूरे के ऊपर कमांड जो रहता है अंदर ब्लड के अंदर, वो केवल इनके ऊपर हेपेरिन जो होता है इसकी कमांड रहती है। ये बोलता है कि मेरे हिसाब से काम करना, अगर मेरे हिसाब से अगर काम नहीं करोगे तो मैं तुम लोगों को नष्ट कर दूंगा, हेपेरिन बोलता है। तो ये मतलब उसकी कमांड में रहते हैं। बट हेपेरिन जो होता है वो जैसे ही वायु के कांटेक्ट में आता है तो उसकी डेथ हो जाती है, खत्म हो जाता है, वायु के कांटेक्ट में आते ही हेपेरिन आपका खत्म हो जाता है। तो जैसे ही आपके लग जाता है तो वहां पे जैसे लग गया तो वायु के कांटेक्ट में प्लेटलेट्स आ गई, तो तब फिर जो आपका के प्रोटीन के आपके ये विटामिन होती है और ये प्रोथर्मिन में प्रोटीन वगैरह, ये सभी वहां पे बोलते हैं कि लो तो मर गए, वो वहीं पे खत्म हो जाता है और वहीं पे ये लोग थक्का जमा लेते हैं। बट अंदर नहीं बना सकते, क्योंकि अंदर वायु के आने का ब्लड के अंदर कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए वो अंदर ये हेपेरिन को नहीं हरा सकती हैं, बाहर ही हरा देती है।
इसलिए बट कहीं-कहीं ऐसा होता है, इसलिए एंटी क्लॉटिंग होता है, इसलिए रक्त का थक्का अंदर बॉडी के नहीं जमता, बॉडी के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है? क्योंकि अंदर ऑक्सीजन हवा के आने का कोई ऑप्शन ही नहीं होता प्लेटलेट्स के संपर्क में। बाहर ही जैसे खुलता है तभी संपर्क में आता है तो हेपेरिन की डेथ हो जाती है क्योंकि हवा हवा से उसकी वो खत्म हो जाता है, ठीक है? अब बात करते हैं कि ये तीनों प्रोटीन्स हेपेरिन की एक बात और याद है। हेपेरिन क्या करता है देखिए, हेपेरिन जो होता है ना आपकी आनुवांशिक जेनेटिक डिजीज होती है। हाँ, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है कि आपका जो ब्लड निकलने लगता है, मान लीजिए कहीं से यहीं से निकलने लग गया किसी कारण डैमेज हो गया, तो लग गया तो हीमोफीलिया जो एक बीमारी होती है, जेनेटिक बीमारी होती है, आनुवांशिक होती है। इसमें क्या होता है कि ब्लड आपका बंद ही नहीं होता, ब्लड आपका क्लॉट ही नहीं होता, निकलता ही रहता है पूरे बॉडी से, एक लगातार कंटिन्यू निकलता रहता है। इससे आदमी की डेड हो जाती है। उसमें हेपेरिन जो होता है वो बहुत एक्टिव हो जाता है। वो जो हो जाता है तो वो उस कंडीशन में हेपेरिन सबसे ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। वो डिजीज़ जिसको होती है उसमें हेपेरिन बहुत ही हावी हो जाता है सबके ऊपर। इसलिए वहाँ पे ब्लड क्लॉट नहीं कर पाता। ये विटामिन के वगैरह कोई कुछ नहीं कर पाता। इसलिए हीमोफीलिया जो बीमारी होती है इसमें हेपेरिन का एंटी हो जाना, इससे फिर धीरे-धीरे हीमोफीलिया से होती है और आदमी की डेथ हो जाती है। ठीक है? ये अब बात आप ब्लड क्लॉटिंग के बारे में समझ गए होंगे और अंदर क्यों नहीं ब्लड क्लॉट होता, इसके बारे में भी आप समझ हो गए होंगे कि एंटी हेपेरिन के कारण अंदर ब्लड क्लॉट नहीं होता है। ठीक है? अब बात करते हैं कि हेपेरिन कहाँ बनता है एंड प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन कहाँ बनता है। ठीक है? फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन कहाँ बनता है। ठीक है? हेपेरिन की बात की जाए तो ये भी लीवर में बनता है आपके एंड प्रोथ्रोम्बिन ये भी प्रोथ्रोम्बिन भी लीवर बनता है, फाइब्रिनोजन भी लीवर बनता है। तीनों लीवर में बनते हैं। हेपेरिन जो होता है ये एंटी क्लॉटिंग होता है और फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन ये प्रोटीन्स होते हैं। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। बाकी ब्लड ग्रुप के